आज हम बात करेंगे वर्ष 1950 में बने एक कानून के विषय में जो लगभग 75 वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में था, लेकिन अचानक फिर से वो सक्रिय किया गया है या पुनर्जीवित किया गया है और इसी की वजह से भारत से कुछ विदेशी लोग बाहर निकाले जा रहे हैं। इसलिए इस कानून की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। तो जी हाँ, हम चर्चा करेंगे आज जिस एक्ट के बारे में, उसका नाम है इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम 1950 एक्ट के बारे में, और देखेंगे कि वास्तव में इसकी चर्चा क्यों हो रही है और 75 वर्षों बाद आखिर इसको पुनर्जीवित क्यों किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन एक्ट 1950 के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, ये 75 साल से निष्क्रिय था। बना कब था? तो 1950 में इसको निर्मित किया गया था। आप समझेंगे इस एक्ट के बारे में। हाल ही में आप देखेंगे कि नवंबर 2025 में इसी एक्ट का प्रयोग करते हुए असम से कुछ लोगों को बाहर भी किया गया। सोनितपुर जिले के 5 लोग थे और नगांव जिले के 15 लोग थे। इनको इसी के तहत जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने पहचान कर लिया, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल पहचाना कि अमुक लोग विदेशी हैं, तो इनको इस कानून के तहत ही, इस एक्ट के तहत ही बाहर किया गया। अब ऐसे में इस एक्ट की चर्चा प्रासंगिक होती है, आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए समझते हैं कि इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 क्या है और वास्तव में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस तरह से लाया गया। अब देखिए, अगर इसकी बात करें, इसकी तिथि की बात करें, तो 1 मार्च 1950 को यह लागू हुआ था। इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950 को लागू क्यों किया गया था? क्योंकि भारत विभाजन के बाद से जो पूर्वी पाकिस्तान था, वर्तमान में अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो वहां से जो अवैध प्रवासन लोगों का हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसको इस तरह से जब उस टाइम इस कानून की जरूरत महसूस की गई तो इसको बनाया गया। अब अनडिजायरेबल इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट उस टाइम इसका नाम रखा गया था, यानी कि अभी मौजूदा समय में जो नाम है वो नाम नहीं था। नाम क्या था? अवांछित प्रवासी निष्कासन अधिनियम। तो ध्यान रहे, विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से हो रहे जो प्रवासन को कंट्रोल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी और अवांछित प्रवासी निष्कासन अधिनियम उस समय उसका नाम था। अब उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ऐसे लोगों को भारत से निकालना जिनकी वजह से, जिनकी उपस्थिति से, अगर भारत में उनकी उपस्थिति रहती है तो सार्वजनिक हित प्रभावित होता है। पहली बात, भारत के किसी भी वर्ग को प्रभावित करता है, उनकी उपस्थिति प्रभावित करती है, या असम के अनुसूचित जनजातीय लोगों के जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं। यह इसका उद्देश्य था। अब कानूनी व्यवस्था क्या की गई इसके लिए? तो दरअसल आप जानते हैं कि जो नागरिकता का विषय होता है उसके संबंध में अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार ने इसमें कानून बनाने का काम किया और चूंकि ये केंद्रीय विषय का ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, लेकिन कानून का क्रियान्वयन जो है वो किसके द्वारा किया गया? उस समय शक्ति दे दी गई असम को। तो इसका मतलब कि ये जो कानून तैयार किया गया वो तैयार किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और असम की जो सरकार थी उसको क्रियान्वयन की पावर, क्रियान्वयन की शक्ति प्रदान की गई। मुख्य उद्देश्य आपको बताया ही गया कि सार्वजनिक हित या भारत के किसी भी वर्ग या असम के अनुसूचित जनजाति के हितों को प्रभावित होने से रोकना, ऐसे लोगों की उपस्थिति से इनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी उपस्थिति को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। अब समझेंगे कि 75 वर्षों तक ये निष्क्रिय क्यों था और फिर इसको पुनर्जीवित करने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार कोर्स। अब देखिए, ये कोर्स शानदार क्यों है? क्योंकि अगर आप जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स, जो कि लाइव ऑनलाइन कोर्स है हमारा, ये केवल 24,999 रुपए में है। इस कोर्स को इसी कीमत में आप लेते हैं तो आपकी जीएस की बुनियादी तैयारी आपकी बेहतरीन होती है। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का सफर जो है वो आपके लिए एकदम बुनियादी तैयारी आपकी फिट होगी। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी कीमत, ये भी कीमत बेसिकली इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि अभी इस कोर्स को लेके आप अपना बेस मजबूत करेंगे और जब ऑफलाइन बैच में आप एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस आपकी वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये निःशुल्क हो गया। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? तो 1250 प्लस घंटों की आपको कक्षा मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेंगे, आपको 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के वो टेस्ट होंगे, तो दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ चलेगी। साथ ही साथ आपको जो करंट अफेयर का एक बड़ा पोर्शन होता है तो उसके लिए करंट अफेयर्स के 2 साल की क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। कोई दुविधा होगी तो आप क्वेरी कर सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, और ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये कोर्स जो है हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। तीनों माध्यम की क्लासेस की सूचना भी आपको मिलती है। और इस कोर्स में अगर आप कोड लगाते हैं AMITABH, अगर इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस पे अतिरिक्त छूट का लाभ भी आपको इसी फीस में मिलेगा। बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे और इंग्लिश मीडियम का बैच 7 जनवरी 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। कूपन कोड अमिताभ का इस्तेमाल करिए अतिरिक्त छूट के लिए।
अब देखिए क्यों किया गया था इसको स्थगित, पहले इस बात को समझेंगे और उसके बाद समझेंगे कि वास्तव में अभी इसको पुनर्जीवित करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसको जो प्रावधान इसमें किया गया था कि भारत के बाहर के किसी भी निवासी को, वो 1950 के पहले या बाद का व्यक्ति है, तो इसके तहत पहचान उसकी अगर हो गई तो विभाजन के उस टाइम क्या होगा, अगर उसकी पहचान हो गई तो इस कानून का प्रयोग करके उसको बाहर किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि विभाजन के दौरान जो सांप्रदायिक हिंसा से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शरणार्थी के रूप में आए हैं, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। उस समय यह व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिनके ऊपर लागू होगा उनको एक निश्चित समय दिया जाएगा, एक निश्चित मार्ग बताया जाएगा, उस मार्ग से देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको निष्क्रिय किया गया। निष्क्रिय क्यों किया गया? क्योंकि उसी समय 1950 में क्या हुआ कि लोअर असम का जो क्षेत्र था वहां पर राइट्स हो गए, दंगा हो गया, और वहां पर दंगे की वजह से 40,000 से लेकर 1 लाख लोग लगभग वहां से चले गए दूसरी जगह, यानी कि बांग्लादेश में चले गए, पूर्वी पाकिस्तान जो तात्कालिक रूप से था। अब उससे क्या हुआ कि बहुत से उसमें ऐसे लोग भी चले गए इस राइट्स में, इस दंगे की वजह से, जो कि वास्तव में मूल निवासी कहां के थे, तो बंगाली मुस्लिम थे, भारतीय थे, तो उनका विस्थापन हुआ। अब ऐसी दशा में उसी समय नेहरू जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से जो वहां के थे लियाकत अली खान, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता क्यों हुआ था? इस नेहरू लियाकत समझौते को 1950 में जो हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि दोनों देशों में रह रहे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की सुरक्षा की जाए। और जब यह समझौता होता है उसके 2 दिन बाद ही जब नेहरू जी ने इसका दुष्परिणाम देखा, लगभग 100 लोग इससे प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने तुरंत वहां के जो तात्कालिक असम के सीएम थे, उनका नाम क्या था, गोपीनाथ बोरदोलई, उनको एक लेटर लिखा और लेटर में साफ साफ ये कहा कि आप इसको, हम निर्देशित किया उस लेटर के माध्यम से, इन्होंने कहा कि इसको फिलहाल इसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से कार्रवाई न की जाए। तो वो वहीं से इसको स्थगित माना गया, निष्क्रिय माना गया, और वहीं से ये 75 वर्षों का जो सफर था उसमें निष्क्रिय रहा। लेकिन अब दूसरा सवाल यहां खड़ा होता है कि इसको पुनर्जीवित क्यों किया गया? तो देखिए, उस समय स्थगित करने का एक रीजन ये था कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी थी। नेहरू लियाकत समझौते के अंतर्गत ये बात तय हुई थी। 10 अप्रैल को ये, फिर 2 ही दिन बाद ये चीज उनके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा आदेशित भी कर दिया गया था। लेकिन अभी पुनर्जीवित करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी देखिए, अगर कोई भी नागरिक विदेशी है तो उसको कौन तय करेगा? तो विदेशी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल तय करता है कि अमुक व्यक्ति अवैध प्रवासी है कि नहीं है, भारत का नागरिक है कि विदेशी है, वो तय करता है। लेकिन वो कैसे तय करेगा? उसके पास पहले शिकायत जाएगी, स्थानीय पुलिस, उसके पास शिकायत स्थानीय पुलिस के माध्यम से उसके पास पहुंचेगी। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, जो कि वास्तव में एक अर्ध न्यायिक संस्था है, और फॉरेनर्स जो ट्रिब्यूनल है, ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत गठित की गई थी, और इसका उद्देश्य ही था कि यहां पर जो विदेशी लोग हैं वो उनकी पहचान करे। तो अब ये क्या करेगी? इसमें प्रक्रिया लंबी होती है। पहले पुलिस के द्वारा जाएगा यहां तक लेटर, फिर ये वो साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए कहेगा, साक्ष्यों की जांच होगी, और अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ये कहती है कि अमुक व्यक्ति अवैध, यहां पर अवैध तरीके से रह रहा है, तो इसके बाद उस व्यक्ति को यह अधिकार भी था कि वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब ये पूरे अपील में निर्णय जब तक नहीं आ जाएगा तब तक उसके ऊपर कोई आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति मान लीजिए बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश की स्वीकृति भी चाहिए कि अमुक व्यक्ति हमारे यहाँ का है। तो एक तरह से द्विपक्षीय एक सहमति भी यहां पर होनी चाहिए। जब तक वो सहमति नहीं होगी तो उस व्यक्ति को आप नहीं निकाल सकते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसे लोग जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे थे, उनके, हम कह सकते हैं कि दूसरे देश में उनको अगर भेजना है तो एक लंबा प्रोसेस था। इससे क्या हो रहा था कि एक लोगों को भेजने में, जो अवैध लोग, उनको भेजने में लंबी, हम कह सकते हैं प्रक्रिया थी, लंबा टाइम लग रहा था। तो इस चीज को तेज करने के लिए इस कानून को, यानी कि 1950 का जो ये एक्ट है, इसकी वजह से द्विपक्षीय संधि के बिना ही ऐसे लोगों को निष्कासित किया जा सकता है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे दी है। तो इसी वजह से ये आपका इमिग्रेशन एक्सपल्शन जो एक्ट है फ्रॉम असम 1950, ये जो एक्ट है ये फिर से चर्चा में आया है, और इसी का प्रयोग करते हुए नवंबर 2025 में लगभग 20 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया भी गया। और सीएम ने, वहां के अभी वर्तमान सीएम ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में लगभग 10 से 50 हजार ऐसे लोगों को जो कि अवैध तरीके से यहां पर रह रहे हैं उनको बाहर निकाला भी जाएगा। तो इस घटनाक्रम की वजह से ही ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में था। तो स्थगित क्यों किया गया, पुनर्जीवित क्यों किया गया, ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। अब बारी अभ्यास प्रश्न की आती है, इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। इमिग्रेंट्स यानी निष्कासन अधिनियम 1950 को मूल रूप से किस उद्देश्य से लाया गया था? विकल्प आपके सामने है। आंतरिक प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए,
पूर्वी पाकिस्तान से हो रहे प्रवासन को रोकने के लिए, शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए या एनआरसी को लागू करने के लिए? तो विकल्प में सही विकल्प का चुनाव आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। साथ साथ टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो करिए। वहां से इस कार्यक्रम की लिंक और पीडीएफ को भी प्राप्त करिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।